हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी, इंडिया के सिक्योरिटी रीजन के लिए भी और मिडिल ईस्ट के लिए भी। डिस्कस करेंगे कि इसकी स्थापना क्यों हुई थी, इसके पीछे क्या रीजन थे। सबसे पहले अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो भी 6 देश हैं वो मिडिल ईस्ट में सिचुएटेड हैं। 6 कंट्रीज़ ने एक साथ मिलकर वहाँ पे एक ट्रीटी पे साइन किया था और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का वहाँ पे एक तरीके से निर्माण हुआ था, यह स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के हेडक्वार्टर की तो ये सऊदी अरेबिया की राजधानी है रियाद, जो कि बहुत फेमस है मिडिल ईस्ट में, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। अगर हम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों की बात करें तो इसमें स्पेशली 6 देश आते हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, यूएई हो गया, ओमान हो गया और कतर हो गया। तो अगर हम स्पेशली देखें कि आखिर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की ज़रूरत क्यों पड़ी है, अगर हम मिडिल ईस्ट की सिचुएशन की बात करें तो मिडिल ईस्ट में ज़्यादातर इनस्टेबिलिटी रहती है, वहाँ स्टेबिलिटी नहीं रहती है। और अगर हम देखें तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जितने भी देश हैं उन सभी देशों में एक तरीके से मोनार्की है, राजशाही है, जहाँ पे डेमोक्रेसी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वहाँ पे कोई डेमोक्रेटिक इलेक्शन भी नहीं होते हैं, वहाँ एक तरीके से राजशाही का शासन है, वहाँ पे एक किंगडम टाइप का होता है, वहाँ पे हर जगह पे राजा का शासन है। तो अगर हम बात करें तो पूरे दुनिया की बात करें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की ज़रूरत पड़ी थी, तो अगर हम देखें कि वेस्ट एशिया में ज़्यादातर जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो शिया और सुन्नी सेक्ट में एक तरीके से डिवाइडेड हैं। जो सुन्नी देशों का जो भी एक लीडरशिप है वो सऊदी अरेबिया करता आया है हमेशा से। हालांकि उसको ओवरशैडो करने के लिए इस समय जो तुर्की देश है वो हमेशा एक तरीके से अपना एफर्ट देता रहता है। तो और अगर हम शिया समुदाय की बात करें तो स्पेशली उसका लीडर है जो वर्ल्ड में वो ईरान है। अगर हम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 6 देशों की बात करें तो हम पाएंगे कि जैसे अगर हम डिस्कस करें यूएई के बारे में तो उसमें हम देखेंगे कि यूएई जो देश है वहाँ के जो किंग हैं वो सुन्नी समुदाय से आते हैं, और लेकिन वहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो शिया है। तो ईरान क्या करता है, एक तरीके से सिविल वार फैलाने की कोशिश करता है यूएई में, जो कि यूएई के किंग और वहाँ के उनके भी जो भी सहयोगी हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 5 और देश हैं उनको ये पसंद नहीं आता है, क्योंकि ये ज़्यादातर सुन्नी समुदाय से सभी लोग आते हैं। अगर हम बात करें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की तो ये कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग में नहीं था, ये पहले एक तरीके का इकोनॉमिक कोऑपरेशन था और एक तरीके का पॉलिटिकल कोऑपरेशन था, ये कोई मिलिट्री कोऑपरेशन नहीं था। इसमें एक कस्टम यूनियन को बनाने की बात हुई थी, कॉमन मार्केट को बनाने की बात हुई थी, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को इन 6 देशों के बीच रिड्यूस करने की बात की गई थी और सारी चीज़ें थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया था। लेकिन अगर हम बाद में बात करें तो इसमें एक चीज़ हम ये देखेंगे कि ट्यूनीशिया में एक अरब स्प्रिंग नाम का एक रिवोल्यूशन आया हुआ था, जिसको हिंदी में अरब बसंत भी कहते हैं। देखें कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था स्पेशली गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ने लगी। तो अगर हम देखें जो 2011 की अगर हम बात करें तो उसमें क्या था कि एक ट्यूनीशिया में अरब स्प्रिंग की स्टार्टिंग हो जाती है और अरब बसंत उसमें क्या होता है कि वो एक तरीके से एक पीपल्स का वो एक तरीके से रिवोल्यूशन होता है। उसकी वजह से मिडिल ईस्ट में बहुत सारे देशों की सत्ता एक तरीके से वाइप आउट हो जाती है। तो उसमें अगर हम देखें इजिप्ट का शासन देखें तो उसमें जो भी वहाँ के राष्ट्रपति थे हुस्नी मुबारक, उन अरब स्प्रिंग की बात करें जो कि जिसकी ओरिजिन स्पेशली ट्यूनीशिया से हुई थी, जो कि एक नॉर्थ अफ्रीकन देश है, मेडिटेरेनियन सी के शोर पे सिचुएटेड है। तो ये रिवोल्यूशन वहाँ से होता हुआ इजिप्ट पहुँचा और उस समय इजिप्ट के जो भी प्रेसिडेंट थे वो हुस्नी मुबारक थे और वो काफ़ी टाइम से थे वहाँ के प्रेसिडेंट, लेकिन उनकी सत्ता को जनता ने एक तरीके से वाइप आउट कर दिया थ्रू एक तरीके से प्रोटेस्ट के द्वारा। अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जितने भी देश हैं उनको ये लगने लगा कि कहीं अरब बसंत खासकर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों में इंटर ना कर जाए। अगर वहाँ से रिवोल्यूशन यहाँ इंटर करता है तो यहाँ की राष्ट्रपति थे हुस्नी मुबारक, उनकी सत्ता को जनता ने एक तरीके से वाइप आउट कर दिया थ्रू एक तरीके से प्रोटेस्ट के द्वारा। अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जितने भी देश हैं उनको ये लगने लगा कि कहीं अरब बसंत खासकर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों में इंटर ना कर जाए। अगर वहाँ से रिवोल्यूशन यहाँ इंटर करता है तो यहाँ की राजशाही को ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अरब स्प्रिंग की बात करें जो कि जिसकी ओरिजिन स्पेशली ट्यूनीशिया से हुई थी, जो कि एक नॉर्थ अफ्रीकन देश है, मेडिटेरेनियन सी के शोर पे सिचुएटेड है। तो ये रिवोल्यूशन वहाँ से होता हुआ इजिप्ट पहुँचा और उस समय इजिप्ट के जो भी प्रेसिडेंट थे वो हुस्नी मुबारक थे और वो काफ़ी टाइम से थे वहाँ के प्रेसिडेंट, लेकिन उनकी सत्ता को जनता ने एक तरीके से वाइप आउट कर दिया थ्रू एक तरीके से प्रोटेस्ट के द्वारा। अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जितने भी देश हैं उनको ये लगने लगा कि कहीं अरब बसंत
खासकर गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों में इंटर ना कर जाए। अगर वहाँ से रिवोल्यूशन यहाँ इंटर करता है तो यहाँ की राजशाही को ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कोऑपरेशन काउंसिल के देशों ने, जो स्टार्टिंग में एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें इन्होंने मिलिट्री स्ट्रक्चर को भी लाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ईरान समर्थित जो भी रिबेल्स हैं वो यमन में भी एक तरीके से प्रॉक्सी वार स्टार्ट किए हुए हैं, एक तरीके से यूएई में भी प्रॉक्सी वार स्टार्ट किए हुए हैं, इराक में भी किए हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों की संभावनाओं को देखते हुए स्पेशली गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के जो देश थे, उन्होंने आपस में इसमें एक मिलिट्री बिल्डअप का भी काम स्टार्ट किया, जो कि इन देशों के लिए बहुत ही ज़रूरी था। अब हम देखें कि स्पेशली अगर गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल है तो उसका इंडिया के साथ क्या रिलेशन है। तो अगर हम गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल और इंडिया के रिलेशन की बात करें तो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के जितने भी देश, ये 6 देश हैं, इससे इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। सऊदी अरबिया से इंडिया बहुत ही ऑयल इम्पोर्ट करता रहा है और कुवैत से भी करता रहा है। इसमें इंडिया के जो भी लेबर फोर्स हैं यहाँ पे काम करते हैं, एक तरीके से फॉरेन रेमिटेंसेस के लिए भी एक अच्छा सोर्स है। अगर हम दूसरी बातें करें तो यूएई हमेशा इंडिया का सपोर्ट करता है। अगर हम कश्मीर इशू देखें तो कश्मीर इशू पे मलेशिया, तुर्की, ये सब देश हमेशा पाकिस्तान के फेवर में बात करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में या यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन यूएई ने कभी भी गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के जितने भी देश थे, उन्होंने कभी भी कश्मीर इशू पे कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। यहाँ तक कि अगर हम गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों में वो करें तो यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा इंडिया को आता है थ्रू रेमिटेंसेस। और अगर हम देखें यूएई, तो यूएई ने इस समय जम्मू कश्मीर में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। या और श्रीनगर से यूएई का एक शहर है शारजाह, वहाँ के लिए एक फ़्लाइट भी शुरू होने वाली है। तो और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुआ है श्रीनगर में। तो अगर हम देखें तो उसमें हम ये पाएंगे कि इतना सारा होने के बावजूद उसमें अगर कश्मीर इशू आता है तो वहाँ पे जो टेररिस्ट अटैक्स हैं वो ऑलरेडी कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर इस्टेब्लिशमेंट यूएई का रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान को ज़्यादातर फंडिंग जो है यूएई और सऊदी अरबिया से आती है या फिर गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल से आती है। तुर्की की इस समय हालत ख़राबी है, क्योंकि उसको आप देख ही रहे हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में लाया गया है। तो वहाँ पर ज़्यादातर देशों का इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा। तो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल का हमारे लिए इसलिए भी महत्व है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।